मुझे बताइए कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना में आपने कितने घंटे का कार्य किया है? मैग्नेट को जब हम फ्रीली लटकाते हैं, हैंग करेंगे, तो उसका एक पोल नॉर्थ में जाता है, एक साउथ में। क्यों नॉर्थ और साउथ में जाता है? बैडमिंटन में मध्य प्रदेश से कौन से 2 बैडमिंटन अच्छे खिलाड़ी निकले हैं? ये नई शिक्षा नीति क्या है? रमाकांत जी सर, कुछ ऐसा बताइए जो आपके डेफ फॉर्म में नहीं है। सर, इसमें मैं अपनी कुछ विशेषताएं बताना चाहूँगा। सर, सबसे पहली मेरी जो प्रमुख विशेषता है बैलेंसिंग अप्रोच, दूसरी सर फोकस, तीसरा सर प्लानिंग, तो उसका ठीक ठाक एग्जीक्यूशन कर लेना, और चौथा सर है कि मैं संवेदनशील हूँ थोड़ा, तो मुझे लगता है ये लोक सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। और पांचवा सर कि मैं जो बड़े अपने से दीर्घकालीन जो उद्देश्य निर्धारित करता हूँ उसे अनुशासन के साथ पूरा करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, कैसे प्रूव करेंगे आप बताइए स्वयं को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर? सर, एज एडमिनिस्ट्रेटर में सर जैसे प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होता है कि उच्च स्तर पर पहुँचे, तो पीएससी में डिप्टी कलेक्टर सर्वोच्च पद है। इसमें बैलेंसिंग अप्रोच की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसे विभिन्न विभागों के साथ काम करना पड़ता है, उनके बीच समन्वय स्थापित करना पड़ता है। नेतृत्व क्षमता भी उसी प्रकार ज़रूरी है जिस प्रकार डीएम जो है पूरे जिले का नेतृत्व करता है। आपके अधीनस्थ कौन से अधिकारी होंगे और उच्चस्थ कौन से होंगे? सर, यदि मुझे डिप्टी कलेक्टर के रूप में जैसे नियुक्त किया जाता है तो जिले में मेरे से ऊपर जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी होंगे, उससे ऊपर कमिश्नर होंगे, उससे ऊपर मुख्य सचिव होंगे जो राज्य में बैठे। अच्छा, ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, क्या कार्य हैं डिप्टी कलेक्टर के? सर, डिप्टी कलेक्टर के मुझे मुख्य रूप से 4 कार्य समझ में आते हैं। पहला जो सर सबसे पहले कि जिले में जब वो एसडीएम के तहत अगर जिले में नियुक्त होता है तो वो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है उस एरिया का। दूसरा सर कि वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रूप में, राजस्व विभाग के रूप में कार्य करता है, तो वहाँ लैंड रिकॉर्ड से वहाँ जो लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्ट करना वो होता है। तीसरा सर कि डिप्टी कलेक्टर को जब कभी कलेक्टर के साथ जोड़कर ऑफिस अटैच किया जाता है तो वहाँ विभिन्न विभागों का। चलिए, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में लॉ एंड ऑर्डर क्या प्रशासनिक से अलग हटके किसी दूसरे डिपार्टमेंट के व्यक्ति को दिया गया है? जी सर, मध्य प्रदेश के 2 जिलों इंदौर और भोपाल में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। क्या है कमिश्नरी सिस्टम? सर, कमिश्नरी सिस्टम का मतलब है कि जिन जिलों में उनका विस्तार अधिक हो गया है, जनसंख्या अधिक है, अपराध की नई प्रकृतियाँ निर्मित हो रही हैं, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को जो है पुलिस व्यवस्था को दिया गया है, वो डायरेक्ट रूप से उस पर नियंत्रण रखते हैं और राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इससे निर्णय लेने, उनका मतलब रख रखाव करने और अपराध को त्वरित गति से नियंत्रित करने में डायरेक्ट भूमिका निभाते। तो इसके बावजूद भी ये हो सकता है कि दूसरे जैसे अन्य भारत के अन्य राज्यों में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी हो सकता है क्योंकि 2 जिलों में किया है अभी। तो इसके बाद भी आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहेंगे? सर, चूँकि हर जिले में अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे अगर मैं अपने गृह जिले की बात करूं, उमरिया जिले की, तो वहाँ अभी लगभग विकास का और अपराध का वैसा व्यापक स्तर नहीं है, तो एक ही व्यक्ति पर इंदौर जैसे जिलों में एक व्यक्ति सब कुछ नहीं संभाल सकता है। उसके पास लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी जिले में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो यदि कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है तो डेलीगेशन के पावर जो नीचे जाते हैं वो अनिवार्य होता है। उसमें मैं अपने व्यक्तिगत स्तर को जोड़कर नहीं देख सकता। क्या आपकी वरीयता क्रम क्या क्या है? डिप्टी कलेक्टर के अलावा क्या क्या फिलअप किया है आपने? सर, प्रथम नंबर पर डिप्टी कलेक्टर है सर। द्वितीय क्रम पर सर मैं डीएसपी को रखना चाहूँगा सर। तृतीय क्रम पर सर उसमें जैसा कि मैं आरक्षित वर्ग में ईडब्ल्यूएस से आता हूँ, तो उसमें जिला शिक्षा अधिकारी का जो सहायक जिला शिक्षा अधिकारी का जो पद है वो वाला तीसरे क्रम पर है। चौथे क्रम पर सर जनपद। ठीक है, यही रोक रहा हूँ आपको। ये नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति सर जिसमें शिक्षा को और सरल और रटने की विद्या को हटाकर उसे मातृभाषा में, सहज भाषा में उपलब्ध कराने की शिक्षा है सर। इसमें जो मॉडल है वो 10+2 की। तो अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि जो भी बने हुए, जो भी पढ़ रहे थे वो रट कर? सर, कोई भी व्यवस्था पूर्ण रूप से खराब नहीं होती है। समय समय के साथ उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाते हैं। और इसमें इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने जो देश में जो समस्या को देखा उस आधार पर। चलिए, ठीक है।
मुझे बताइए कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना में आपने कितने घंटे का कार्य किया है? सर राष्ट्रीय सेवा योजना में मुख्य रूप से सर मैंने 2 कैंप किए हुए हैं और वहाँ स्कूल पर कॉलेज लेवल पर ही जो कार्यक्रम आयोजित तो इसमें होगा ना, आपको 20 सर्टिफिकेट मिला है तो इसमें आपने श्रमदान किया होगा ना? 120 घंटे का प्रतिवर्ष के हिसाब से सर 2 वर्ष में 240 घंटे का श्रमदान किया। क्या ध्येय वाक्य क्या है राष्ट्रीय सेवा योजना का? सर इसमें शिक्षा से समाज सेवा, समाज सेवा से शिक्षा। नहीं, एक ध्येय वाक्य और भी होगा कुछ? सर एक दूसरा जो इसमें थीम वाक्य है, नॉट टू मी, मतलब मुझसे पहले आप, सामने वाले जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं। और लास्ट में मुझे ये बता दीजिए थोड़ा सा कि बैडमिंटन में मतलब मध्य प्रदेश से कौन से 2 बैडमिंटन अच्छे खिलाड़ी निकले हैं जो? सर एक तो सर समीर वर्मा, सौरभ वर्मा, ये दोनों भाई हैं, इनने भी मध्य प्रदेश का नाम बैडमिंटन में रोशन किया। दूसरा सर अभी जो बाद में पीछे से उनके बाद अभी ऊपर आए हैं उसमें प्रियांशु रजावत हैं और इनने आर्लियंस ओपन जीता था। इसके अलावा आदित्य जोशी हैं धार से, इन्हें भी जूनियर स्तर पर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीते। ओके, रमाकांत जी, मैग्नेट को जब हम फ्रीली लटकाते हैं, हैंग करेंगे, तो उसका एक पोल नॉर्थ में जाता है, एक साउथ में। जी सर। क्यों नॉर्थ और साउथ में जाता है? सर चूँकि जो हमारी पृथ्वी है वो उसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो वो भी एक चुंबक के रूप में कार्य करता है और ये उसी चुंबक का आकर्षण है कि जो उसमें ध्रुवों के रूप में आकर्षित होता है। तो जो नॉर्थ पोल में हमारा चुंबक जाता है तो एक्चुअली में उस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है जो नॉर्थ पोल से जुड़ता है, और चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो चुंबक का जो नॉर्थ पोल होता है वो पृथ्वी के द्वारा साउथ पोल की तरफ जाता है। तो इनमें विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ओके, इसका मतलब अर्थ में भी कोई पावर है? जी सर। ओके, आप ये बताइए लेज़र का आविष्कार किसने किया? सर थियोडोर मेनन। क्या है लेज़र, क्या है? लेज़र सर एक युक्ति है जिससे एक वर्णीय कला संबद्ध प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। इसकी सहायता से हम किसी कठोर धातु, चालक, इन चीज़ों को काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड। लास्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किन्हें मिला? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2023 के लिए सर फिजिक्स के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन से संबंधित उनकी जो गतिशीलता से संबंधित सिद्धांत है इसके लिए दिया गया है। और क्या नाम है उनका? नाम सर एक्चुअली मैं नाम सही से मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अकेले को दिया गया, किसी और को भी दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। और भौतिकी के लिए सर क्वांटम डॉट्स के लिए क्षमा चाहता हूँ, केमिस्ट्री के लिए, रसायन शास्त्र के लिए क्वांटम डॉट्स के विकास के लिए दिया गया है। ये भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। सर मैं नाम नहीं याद कर पाता। क्वांटम क्या चीज़ है? क्वांटम सर ये भौतिकी का एक सिद्धांत है जिसमें जो उसमें जो कण होते हैं, जैसा कि हम धातुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, इसमें क्यूबिट का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इनका उपयोग कंप्यूटर विज्ञान तक आ गया है। ये इलेक्ट्रॉन की गति से कई गुना अधिक तेज़ी से काम करता है। इनसे हम कठिन प्रॉब्लम को बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। सुपर कंप्यूटर में इनका इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर में। क्वांटम थ्योरी और क्या बताती है इसके अलावा मुख्य बात? क्वांटम थ्योरी में सर जैसे कि हम जब बाइनरी थ्योरी की बात करते हैं तो वहाँ हम जब कंप्यूटर सिस्टम में इनके डिजिट का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार में एक ही डिजिट का इस्तेमाल होता है, जबकि क्वांटम थ्योरी में हम इनमें एक साथ दोनों डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा टेम्परेचर का इफेक्ट कम होता है, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में ज़्यादा काम करती है। तो इसको सरल करना सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है, इसलिए इनको जटिल गणनाओं को करने के लिए। अच्छा, आपके सामने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस रखा है, ये कैसे जज करेंगे कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स, हाथ लगाए बगैर? सर लेंस, हाँ सर हाथ लगाए बगैर जैसे उसमें से सनलाइट गुजार, मतलब उसकी सरफेस से हमको नहीं पता करना है जी, सनलाइट गुजार कर सकते सर। सनलाइट गुजारेंगे हाँ। तो जो कॉनकेव होगा, सर मैं इनको हिंदी में हाँ, कर सकता हूँ, जो उत्तल लेंस होगा वो किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा, जबकि जो अवतल लेंस होगा किरणों को बिखरा देगा। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस को कहते हैं, और कॉनकेव को अभिसारी लेंस होता है। अपसारी, सॉरी, क्षमा चाहता हूं। हाँ, नो प्रॉब्लम। यदि एक बॉल को आपने फेंका, जी 100 मीटर जंप खाया उसने फर्स्ट टाइम, ठीक है, सेकंड टाइम 50 मीटर, जी। थर्ड टाइम 25 मीटर एंड सो ऑन। जी, अब टोटल बॉल ने कितना जंप खाया? क्षमा चाहता हूं सर, मैं नहीं समझ पाया। क्वेश्चन नहीं समझ पाए?
नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं थ्योरी ही नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 100, 75, सॉरी 100, 50, 25 एंड सो ऑन। सम कितना होगा इस सीरीज का? 290 सर। हाँ जी, 290 सर। 290। क्षमा चाहता हूँ सर, मैं सही से शायद काउंट नहीं किया। चलिए, आपका एक मोबाइल नंबर है 735 वाला। जी सर। यदि सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें जी सर। तो क्या आएगा आंसर? क्षमा चाहता जीरो है ना बेटा उसमें एक, हूँ। जी सर। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा लास्ट में। Yes. लास्ट ही। लास्ट क्वेश्चन, EWS की क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? सर इसमें जो ज़मीन का जो एरिया होता है ग्रामीण क्षेत्र में वो 2.5 एकड़ होता है, और जो आय होती है वो आय के लिए घर का जो एरिया होता है वो 1500 वर्ग फीट से कम होना चाहिए। शहर के लिए, गांव के लिए कुछ ऐसा है? सर शहर के लिए कुछ अलग अच्छा चाहता हूँ सर, मैं से अच्छे से। ओके, थैंक यू सर। रमाकांत जी, जी सर। अभी बात चल रही थी लॉ एंड ऑर्डर की, कह रहे थे आप। जी सर। ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर या कानून और व्यवस्था, जी सर। इन दोनों शब्दों का प्रयोग हमेशा साथ साथ क्यों होता है? सर क्योंकि कानून जो होता है वो व्यवस्था बनाने के लिए होता है, और किसी भी व्यवस्था बनाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन की हर हाल में आवश्यकता होती है, इसलिए इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करते हैं। और शांति व्यवस्था में और कानून व्यवस्था में क्या अंतर है? सर कानून व्यवस्था कानून की स्थापना करना है, लेकिन उस कानून व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य शांति स्थापित करना होता है। ऐसा होता है, जी सर, जहाँ तक मैं समझ पाऊँ। जहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है, कानून व्यवस्था का मतलब होता है व्यवस्था कानून के अनुसार। जी सर। बिना कानून के भी आप व्यवस्था बना सकते हो, जी सर। समझ गए ना? कानून का उल्लंघन करके भी आप व्यवस्था बना सकते हो। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, थैंक यू सर। तो आपने यूसीसी के बारे में सुना होगा, हमारे यहाँ एक राज्य में लागू हुआ है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड सर। उत्तराखंड है। आप इसके समर्थन में हैं यूसीसी पूरे भारत में लागू करने के, या विरोध में हैं? सर मैं इसके समर्थन में हूँ सर। आप इसके समर्थन में हो। कुछ लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? सर इसके विरोध का जो कारण है सर, तो इसका विरोध का जो पहला कारण है सर, एक तो धार्मिक आधार पर है, जिसमें कई धर्मों को इसमें मिलाकर सभी के लिए एक जैसा कानून बनाया जाएगा। तो जैसे मुस्लिम धर्म में विवाह के लिए चार महिलाओं के साथ विवाह की मान्यता है। मुस्लिम लोग इसे अपनी संस्कृति मानते हैं, इसलिए विरोध करते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी कुछ मतभेद होते हैं, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां कुछ अपने विचार लेकर चलती हैं। तीसरा सर जो मुख्य स्तर पर इसका विवाद दिखता है वो जनजातियों के लिए दिखता है, क्योंकि जनजातियां आज भी यदि समाज की मुख्य धारा से अलग रह रही हैं। उनकी एक विशेष परंपराएं हैं और वो उन परंपराओं को भी बनाए रखना चाहती हैं, जिसका विवाद दिखता है। हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम में हिंदू में कौन कौन शामिल है? सर हिंदू में मुख्य रूप से हिंदू, जैन, बौद्ध और पारसी में। पारसी? क्षमा चाहता हूँ सर, मैं कुछ चलिए सर। गुप्ता जी, जी सर। मध्य प्रदेश शासन की जो युवा नीति है ना, जी सर। उस युवा नीति को आप जो है मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के रूप में क्रियान्वित कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो इस युवा नीति का परम लक्ष्य क्या है? सर युवा नीति का परम लक्ष्य ये है सर कि युवाओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौर पर उनकी आर्थिक सहायता कर। ये क्या है युवा नीति का मुख्य लक्ष्य? क्या है, क्यों लाया गया है युवा नीति को? आत्मनिर्भर बनाना सर, वो स्वयं से अपने बहुत कौशल, बढ़िया। किस तरह से आत्मनिर्भर बनाना है? सर कौशल विकास के साथ उनमें प्रशिक्षण देकर वो अपने कार्य को करने में कुशल हो जाए और स्वयं आगे धन अर्जित करने के लिए सक्षम हो जाए। अच्छा, क्या आप मानते हो आपके यहाँ के युवा जो हैं आत्मनिर्भर नहीं है? सर आप कोई भी व्यवस्था, देखो, आपको आत्मनिर्भर बनना हो जी तो सर। आप में कौन से 2 गुण होने चाहिए कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं? सबसे पहले सर कि मुझ में ये गुण होना चाहिए कि मैं कार्य ढूंढूं और मैं अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी सर, मैं उसके आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरी बात,
दूसरी बात सर कि आत्मविश्वास के साथ मुझे कुछ बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मैं उनको आपने upgrade कर सकूं। जोखिम जी सर, उठाने की लेने क्षमता होनी चाहिए सर। है ना, जी सर। जब ये दो चीज आ जाएगी आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, क्योंकि आप चल निकलोगे आगे। जी ये परम लक्ष्य है युवा नीति का, क्या है ना। इसके अलावा और क्या सोचती है सरकार? युवाओं को क्या होना चाहिए? अवेयरनेस नहीं होती, कई चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, जी सर। इसलिए युवा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाता। क्या है वो? सर इसके लिए सर की जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो हम्म। केवल ज्ञानार्जन पर आधारित है। शिक्षा इसमें व्यवस्था वगैरह का संबंध नहीं है, युवा नीति बनाई गई, आप लोग को ध्यान में रख के बनाई। जी सर। इसमें कमियां थोड़ी बताएंगे उसमें। इनोवेशन सर, कमी का मतलब मेरा ये था सर कि शिक्षा में हम इंटर्नशिप वगैरह इनकी वजह से तो वो रोजगार की दिशा में अग्रसित नहीं हो पाती ज़्यादा। चलिए देखिए, आप युवा हैं, जी सर। अवेयरनेस है आपके अंदर, है ना, जी सर। आप जानते हैं अपने देश के बारे में, अपने विकास के बारे में, जी सर। अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, है ना। जी सर। देखो अपना देश, जी सर। ठीक है, देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस अभियान जी सर। क्या है बेटा? ये सर ये प्रधानमंत्री जी का जो ये वो है प्रोग्राम है जिसमें उनका कहना है कि हम जिन ज़रूरतों के लिए भारत के बाहर ढूंढते हैं, चाहे पर्यटन के लिए हो, विवाह के लिए हो, तो इन चीज़ों को देश के अंदर ही देखें, उनकी संस्कृति को जाने। इससे यहाँ क्या पे है ये इससे अभियान? क्या है इसमें? इस क्या है? अभियान का मुख्य उद्देश्य है सर कि देश के अंदर की सांस्कृतिक जो है उत्थान होगा। दूसरा पीपल्स रोजगार, चॉइस अभियान है ये। लोग खुद से चुनेंगे। क्षमा चाहता हूँ सर, मैं एग्जैक्ट पढ़ा नहीं आपने इसको? मुख्य परीक्षा दिया होगा ना आपने? क्षमा चाहता हूँ सर, पढ़ा चलिए नहीं आपके दिया। उमरिया के आसपास घूमते हैं अपन, है ना। जी सर। हमारे पीएम साहब जो हैं, जी सर। इन्होंने बहुत सारी प्रतिभाओं का अवसर भी दिया है अभी इस समय। जी सर। तो हमारे पीएम साहब जब मध्य प्रदेश की 5 से 7 महिलाओं की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं वो, जी। तो उसमें से एक आती हैं सरस्वती परस्ते जी आती हैं, और दूसरी आती हैं आपके जो है मिलेट क्वीन आती हैं, जी सर। है ना। जी सर। तो इनके बारे में बताओ ना आप। सबसे पहले आप बताओ सरस्वती परस्ते के बारे में बताओ। क्षमा चाहता हूँ, मैं उनका नाम सही से याद नहीं कर पाता। आपके आसपास देखिए ना आप, मिलेट क्वीन के बारे में बताइए। सर मिलेट क्वीन बोल रहा हूँ मैं। जी सर। सर इनका नाम जहाँ तक मैं, लहरी बाई हैं, श्रीमती लहरी बाई हैं। इन्होंने अभी तक मैं लगभग शुरुआत से लेकर कम से कम 100 से अधिक जो पुरानी किस्में हैं जो वो जैविक तो आधार पर 150 से उत्पादित अधिक हैं, हुई। तो उनकी किस्मों को मैं संग्रहित किया है। किसकी? खेत फसलों की जो किस्में हैं कौन सर, सी फसल? इसमें गेहूं है, चावल ना, है, मक्का है, मोटे ना ना, आप पढ़े ही नहीं। आप फिर मेंस में क्या पढ़ के आएंगे बताइए ना आप, जब आप श्री अन्न को नहीं जानते क्षमा चाहता हूं सर, हैं। मुझे गलती- श्री अन्न के लिए ही तो मैं आपको सब मैं बता रहा हूँ, जब उनका नाम ले रहा हूँ मिलेट क्वीन, जी सर। और आप गेहूं का नाम ले रहे हैं, है ना। चाहता हूं सर। तो कैसे आप बताएंगे? चलिए हम बांधवगढ़ आते हैं, जी सर। हम्म? जी और बांधवगढ़ नेशनल पार्क घूमना फिरना चाहते हैं। जी सर। तो बताइए मुझे कौन कौन सा एंट्रेंस गेट मिलेगा? कितने एंट्रेंस गेट है वहाँ पर? सर एक ही एंट्रेंस गेट में जानता हूँ सर, ताला के पास ही ताला से एंट्रेंस मिलता है। क्षमा चाहता हूँ सर, मैं बांधवगढ़ मैंने नहीं घूमा है तो मुझे इस बारे में ज़्यादा चार जानकारी- 4-5 गेट है ना, कौन कौन से गेट? क्षमा चाहता हूँ सर। चलिए मैं- मुझे ये बताइए, बांधव नेशनल पार्क में जी सर। मुझे चार्जर पॉइंट देखना है। जी सर। तो चार्जर पॉइंट क्या है? सर ये एक बाग जो था चार्जर, हम्म। उसका तो वो जिस एरिया में मेनली उसका टेरिटोरियल एरिया है उसे चार्जर पॉइंट है वहाँ। अभी कौन कौन से बाग वहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं अपनी टेरिटरी के लिए? सर एक ये चार्जर था, तो चार्जर शायद अभी नहीं है चार्जर सर। की बात नहीं करना है, अभी कभी बता रहा हूँ, अभी सीता एक रिसेंटली। बागिन थी सर, उसकी सीता बागिनी पहले थी, अभी अभी सर एक बामेड़ा बाग है। बामेड़ा बाग है सर, ये चार्जर की वंशावली वाले में से आता नहीं, है। अभी जो रिसेंटली सबसे पावरफुल बाग, यानी जिसकी सबसे बड़ी टेरिटरी कौन है? मतलब दादा है वो, दूसरों की टेरिटरी में घुस जाता हो। मैं चाहता हूँ सर नाम है। बजरंग का नाम सुना आपने? हाँ सर सुना। और एक ही और है ना, 2 उनके साथ और हैं। एक बजरंग है सबसे बड़ा है, ताकतवर, समाचार पत्र में थोड़ा सा देखा था और सर। एक बागिन भी है क्षमा चाहता हूँ सर, नाम नहीं आता। जो तीनों की टेरिटरी में घुस जाती हो। नहीं देख सुना नाम उसका? तारा का नाम नहीं सुना? क्षमा चाहता हूँ। तारा बागिन। चलिए यहाँ पर जो है ताला है ना, ताला झोन है, जी।
तो ताला में कौन कौन सी संस्थाएं डेवलप की गई हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए? सर एक तो जो प्रमुख संस्था है वो जैव विविधता से रिलेटेड है। उनमें जैव विविधता का संरक्षण होता है, वन्य जीवों के साथ पादप जगत का भी वहाँ विकास किया जा रहा है। एक ही संस्था में यहाँ पर जाना। अच्छा ये बताओ ना कि ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर जो चरणगंगा रिवर है, जी सर। इसका ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ से माना जाता है इसका सर ओरिजिन? ये बांधवगढ़ के अंदर ही एक भगवान विष्णु की शेषशाही प्रतिमा है, उसके समीप क्षीर सागर कुंड है जहाँ से इसकी उद्गम माना जाता है। क्षीर सागर कुंड कहाँ पर पड़ेगा ये? सर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अंदर ये किले के पास है सर। वेरी गुड, किले के भीतर है। जी सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। बुलाते हैं आपको। बैठिए। रायता, थैंक यू सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, दाल, है ना, चावल। पर एकदम वॉइस डाउन क्यों हो जा रही है आपकी, सर आवाज़ में पता नहीं सर, ये मेरी बहुत है ना, पुरानी- थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन बढ़ा लो। नहीं, स्टार्ट तो सही किया था बेटा। हाँ, पुरानी प्रॉब्लम है सर, वो पता नहीं हो ही जाता है। नहीं मतलब उससे क्या है, कॉन्फिडेंस एकदम लूज जा रहा है, पर बहुत अच्छा बोल रहे थे कोशिश आप, बहुत की थी सर, है मैंने ना, खाना भी आपने कम खाया था अच्छा आंसर कर रहे हो। पर अब रही अपनी एग्जाम कहाँ का है, एमपी का है, एमपी में अपने गृह जिले का उमरिया का आपको पूरी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। जी सर। अब सर एक्चुअली मैं तालाब बांधवगढ़ नेशनल पार्क का भी गया नहीं, सर। ऐसा भी नहीं कि वहीं से क्वेश्चन हो, पर फिर भी अपन जहाँ से हैं तो जी वहाँ सर। से आपको तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, तो उनको भी देखते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें एग्जाम डेट तक, 22 है ना? सर एक बार हो सकेगा तो आ जाऊंगा सर। ठीक है। आपको जो है पोटेंशियल बहुत है बेटा। जी एक तो स्मार्ट हो आप, है ना, जी। और है अंदर क्षमता है, उसको आप बाहर निकालो, थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करो आप। जी नहीं सर, एक्चुअली मैं बहुत दिनों से, जैसे भी 2020 का भी मेरा नहीं था, 19 में था, रिवाइज में था, तो और बाहर थोड़ा है ना, एमपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जी खास तौर पे हमारी जो अभी की जो सरकार है, जी इसकी जो नीतियां हैं या इसके जो कार्यक्रम हैं, उनको थोड़ा पढ़ के जाओ, ठीक है सर। है ना। और हमारी संस्कृति, जी सर। आध्यात्म के ऊपर थोड़ा सा जो भी प्रयास चल रहे हैं, जी सर। है ना, जो आध्यात्मिकता अनुभूति परियोजनाएं जो चलाई गई हैं, जी सर। खासतौर पे चित्रकूट से, हाँ सर, ऐसी ये बहुत सी स्कीम्स जो है ना वन्य- आध्यात्म से जुड़ी हुई, जी सर। उनको थोड़ा पढ़ के जाओ, ओके सर, है ना। बहुत बढ़िया इंटरव्यू जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर वो बाहर से कलेक्ट हम्म,